वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने वाले हैं। जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मैंने प्रियम्बल को 3 भाग पे डिवाइड कर लिया है। फर्स्ट, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ प्रियम्बल कि प्रियम्बल का इंट्रोडक्शन क्या है, कैसे आया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उसका क्या इंपॉर्टेंस था। एंड उसके बाद सेकेंड पार्ट में हम पढ़ेंगे कि इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स जो प्रियम्बल के हैं और उसके डिफिनेशन क्या है। और जो थर्ड है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है स्पेशली फॉर द एग्ज़ाम, जुडिशरी एग्ज़ाम एंड क्लैट एग्ज़ाम, कि इम्पॉर्टेंट जजमेंट्स रिलेटेड टू द प्रियम्बल क्या क्या हुआ। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट। जैसा कि हमें मालूम है कि प्रियम्बल ऑन 22 जनवरी 1947 ये अडॉप्ट किया गया था ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास कर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में नेहरू जी के द्वारा। और सेकेंड, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि प्रियम्बल जो पहले आप हमेशा सोचते होंगे कि प्रियम्बल क्या है, इसे हिंदी में प्रस्तावना कहते हैं। तो प्रियम्बल इंडिकेट करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से आया है, किसने दिया है। और ये बात हमेशा याद रखिएगा कि प्रियम्बल पीपल ऑफ इंडिया ने दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन पीपल ऑफ इंडिया ने दिया है। और अभी तक प्रियम्बल सिर्फ एक बार अमेंड हुआ है, वो भी 42nd अमेंड 1976 के द्वारा, जिसमें सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी वर्ड ऐड हुआ था। और अगर हम माने कि प्रियम्बल है क्या, तो प्रियम्बल को जानने के लिए कुछ कुछ एमिनेंट जूरिस्ट हैं जिन्होंने प्रियम्बल का डिफिनेशन दिया। स्पेशली द मोस्ट एमिनेंट जूरिस्ट हमारे एन ए पालकी वाला है। उन्होंने कहा था कि प्रियम्बल आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि एक वो आइडेंटिटी कार्ड है, कि एक कॉन्स्टिट्यूशन का स्टार्ट करने का वो आइडेंटिटी कार्ड है। और अगर प्रियम्बल का डिफिनेशन अगर ज़्यादा देखना हो और ज़्यादा डीप पढ़ना हो तो आप जस्टिस मधुलोकर का जजमेंट, जो केस का नाम है सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, में आप जाकर देख सकते हैं। उसमें जस्टिस मधुलोकर ने प्रियम्बल को लेकर बहुत डीप और बहुत एक्सट्रीम अच्छा बात कहा है। जैसे उन्होंने कहा है कि प्रियम्बल इज़ द स्पिरिट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल इज़ द सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन हुआ। अब सेकेंड पार्ट, मुझे ऐसा लगता है कि आपने फर्स्ट पार्ट बहुत अच्छे से समझा होगा। अब हम सेकेंड पार्ट में आते हैं, जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स ऑफ प्रियम्बल और इसके डिफिनेशन। याद रखिएगा कि इंपॉर्टेंट जो कीवर्ड्स प्रियम्बल में दिया गया है, जैसे फॉर एग्जांपल सोशलिस्ट, सेक्युलर, सोवर्निटी, जस्टिस, लिबर्टी, इसी चीज़ को आगे जाकर आप फंडामेंटल राइट्स में डीपली पढ़िएगा। तो अगर आप प्रियम्बल में ही इस वर्ड्स को अच्छे से समझ पा रहे हैं तो फिर आपका फंडामेंटल राइट डीपीएसपी बहुत ईजी हो जाएगा समझने के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, हमेशा हम लोग गौर करते हैं, हमेशा सुनते हैं कि इंडिया इज अ सॉवरेन कंट्री। तो सॉवरेन मतलब होता क्या है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो द टर्म सॉवरेन मतलब होता है कि एब्सोल्यूट पावर, ऐसा कंट्री जो खुद में ही कंप्लीट और इंडिपेंड हो, वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना हो, एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल। फॉर एग्जाम्पल समझते हैं कि इंडिया में हमारे पार्लियामेंट जो भी लॉ बनाएगा वो पार्लियामेंट खुद से बनाएगा, और जो भी लॉ बनाएगा वो अपने लिए बनाएगा और किसी के दबाव या किसी के डिपेंडेंसी या किसी के साइन की ज़रूरत नहीं है। पार्लियामेंट वो अपने आप कंप्लीट है लॉ बनाने के लिए। तो सॉवरेनिटी मतलब, अगर नॉर्मल समझते हैं तो सॉवरेनिटी मतलब एब्सोल्यूट पावर, एक कंट्री जो खुद में कंप्लीट हो अपना लॉ और अपने काम करने के लिए, चाहे उसे अपने कंट्री के अंदर काम करना हो या कंट्री के बाहर। और एक बात, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हमेशा आता है कि क्या सॉवरेनिटी पार्लियामेंट पे वेस्ट है। तो इसका आंसर गलत है। इसका आंसर ये है कि सॉवरेनिटी इन इंडिया वेस्ट इन द पीपल ऑफ इंडिया। पीपल ऑफ इंडिया पे सॉवरेनिटी वेस्ट करता है, क्योंकि जहाँ तक आप जानते हैं कि हमारा जो पार्लियामेंट के पीएम जितने भी होते हैं तो उनका इलेक्शन पीपल के द्वारा ही किया जाता है, वो इलेक्ट पीपल के द्वारा ही होते हैं। फिर आगे जाके डेमोक्रेसी पढ़ते हैं। तो डेमोक्रेसी एक नॉर्मल टर्म में अगर हम समझे, सिंपल टर्म में, तो डेमोक्रेसी मतलब गवर्नमेंट जो पीपल के द्वारा बनाया गया हो, गवर्नमेंट बाय द पीपल। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आज मैं बताने वाला हूँ कि अब्राहम लिंकन, जो हम हमेशा पढ़ते हैं कि बचपन से पढ़ते आ रहे हैं एनसीईआरटी में, डेमोक्रेसी इज व्हाट, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। तो ये सब, ये जो वर्ड है ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, ये किसने दिया। तो इसका आंसर है अब्राहम लिंकन, जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, जो एक बहुत एमिनेंट पर्सन थे। उन्होंने कहा था कि डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल।
डेमोक्रेसी डिक्टेटर से इसलिए अलग है क्योंकि डेमोक्रेसी में लोग अपने आने वाले पीएम को चूज करते हैं, अपने प्रेसिडेंट को चूज करते हैं। ये लोगों पे है कि वो अपने देश को किससे चलाना चाहते हैं। और इंडिया में डेमोक्रेसी सिर्फ पॉलिटिकल के लिए नहीं है। इंडिया में डेमोक्रेसी पॉलिटिकल एज वेल एज सोशल इकोनॉमिक्स के लिए भी है। सोशल इकोनॉमिक मतलब बोले तो क्या समझे आप? पॉलिटिकल मतलब लॉ बनाना, लेकिन सोशल इकोनॉमिक मतलब सोसाइटी में क्या कैसे क्या चल रहा है, लोग कैसे रहना है सहना है, और इकोनॉमिक कैसा बैलेंस होगा, ये सब भी डेमोक्रेसी में आता है। अब आते हैं हम रिपब्लिक। तो रिपब्लिक हमेशा हम समझते हैं कि चाइना चाइना रिपब्लिक चाइना, तो हमारा कंट्री भी रिपब्लिक है। रिपब्लिक कैसे? रिपब्लिक मतलब ये होता है कि जो हेड ऑफ द कंट्री होगा वो इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया। यहाँ पे हेरिडेटरी नहीं चलेगी। फॉर एग्जाम्पल, पहले मुगल्स होते थे तो मुगल्स के बाद उसके फादर, उसके सन, उसके सन, उसके सन, वो राज करते थे कंट्री को। लेकिन जब रिपब्लिक आपका कंट्री हो जाता है तो तब लोग चूज कर कर किसी को प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। जो हेड ऑफ द कंट्री होगा वो हमेशा इलेक्टेड बाय द पीपल होगा। तो बेसिकली अगर कोई रिपब्लिक को आपको समझना हो तो रिपब्लिक मतलब नो हेरिडेटरी रूलर। अगर फादर है तो सन हो ये ज़रूरी नहीं। ये पीपल पे है कि वो इंडिया को, इंडियन पीपल के पास है, इंडियन ऑडियंस जनता के पास है कि वो किसको पीएम बनाना चाहती है। क्योंकि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, वही रूल करेगा जिसे पब्लिक चूज करेगी। चलिए अब नेक्स्ट कीवर्ड पे चलते हैं। तो नेक्स्ट कीवर्ड सोशलिस्ट है। और याद रखिएगा सोशलिस्ट इट इज़ द वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कीवर्ड इन प्रियम्बल, क्योंकि सोशलिस्ट थ्योरी पे ही हमारा डीपीएससी में बहुत सारा आर्टिकल डील करता है, जिसे गांधीयन सोशलिज्म भी कहते हैं। तो सोशलिस्ट बेसिकली मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट में जितने भी, इंडिया कंट्री में जितने सारे रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज हो, उसका पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट के पास हो और थोड़ा सा कंट्रोल प्राइवेट के पास हो। मतलब एक तरह से बैलेंस बना रखे कि प्राइवेट भी कंट्रोल कर सके और गवर्नमेंट भी, जिसके कारण इसके हेल्प से जो गवर्नमेंट रिसोर्सेज को कंट्रोल करे उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन हो वो पूरे पीपल, इंडिया पीपल को बराबर में हो। और विद द हेल्प ऑफ दिस गवर्नमेंट इनइक्वालिटी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में है, जो इनइक्वालिटी स्टेटस में है, इसे डिमिनाइज कर सके और बैलेंस बना सके। याद रखिएगा सोशलिस्ट थ्योरी कम्युनिस्टिक सोशलिज्म से लिया गया है। और कम्युनिस्टिक सोशलिज्म क्या है वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। फिलहाल आप इंडियन सोशलिस्ट क्या है वो आपको मैं बता दिया हूं। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट कीवर्ड है सेक्युलर। सेक्युलर भी वेस्टर्न कॉन्सेप्ट से लिया गया है। और सेक्युलर जो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट सेक्युलरिज्म का वो टोटली डिफरेंस है जो हमारे इंडियन सेक्युलरिज्म है। वेस्टर्न सेक्युलरिज्म ये कहता है कि जो सेपरेशन ऑफ चर्चेज फ्रॉम द गवर्नमेंट, मतलब टोटल चर्च अपना काम करेगा और गवर्नमेंट अपना काम करेगा। चर्च ना ही गवर्नमेंट पे दखल अंदाजी करेगा, ना ही गवर्नमेंट चर्च पे दखल अंदाजी करेगा। लेकिन इंडियन सेकुलरिज्म इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम वेस्टर्न सेकुलरिज्म, क्योंकि इंडियन सेकुलरिज्म बात करता है धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता मतलब होता है कि स्टेट सारे रिलीजन को इक्वालिटी और सबको बराबर हाके, सबको बराबर स्टेटस दे, किसी को भी बाइस्ड या किसी को सुपीरियर, किसी को भी नीचे ना देखे, सबको लेवल में देखे। और गवर्नमेंट कहीं ना कहीं रिलीजन में जो हो रहा है उसे ज़रूर देखे, क्योंकि अगर गवर्नमेंट रिलीजन को छोड़ देगा तो रिलीजन में बहुत कुछ ऐसे होते हैं, बहुत सारे रिलीजन में जो अगेंस्ट ऑफ ह्यूमैनिटी या कह सकते हैं वो इस सोसाइटी के लिए सही नहीं है। तो इसीलिए गवर्नमेंट रिलीजन पे थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं और कंट्रोल रखते हैं। आगे जाके हम पढ़ते हैं नेक्स्ट कीवर्ड जस्टिस। याद रखिए जस्टिस, जस्टिस द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन प्रियम्बल इज जस्टिस, क्योंकि जस्टिस ही ऐसा है जो गवर्नमेंट को, जो कंट्री को एक अच्छे पायदान और एक अच्छे डेवलपमेंट में लेके चलता है। क्योंकि जस्टिस का नॉर्मल मतलब होता है कि अटेनमेंट ऑफ कॉमन गुड। इट्स मीन अगर नॉर्मल भाषा में कहें तो एक इंडिविजुअल के राइट्स को और एक सोसाइटी के एज अ कलेक्टिव राइट्स को कैसे बैलेंस रखें, कैसे क्या करें, इसी को एक जस्टिस कहते हैं। कि नॉर्मल बिंग अपना, एक नॉर्मल इंडिविजुअल अपना लाइफ भी जिए, अपने राइट्स को भी बचाए, प्लस सोसाइटी के अंदर रहकर। फॉर एग्जाम्पल जैसे राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये एक राइट तो इंडिविजुअल को दिया गया है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सोसाइटी में कुछ भी गलत बात या फिजूल की बात या गंदी बात या डिफामेशन कर सकता है, नहीं, इसके रिस्ट्रिक्शन भी दिया हुआ है। तो यही जस्टिस हुआ कि इंडिविजुअल्स के राइट्स को भी प्रिजर्व किया गया और सोसाइटी के कलेक्टिव राइट्स को भी प्रिजर्व किया गया है। अब नेक्स्ट बताते हैं लिबर्टी। इन इंडियन प्रियम्बल लिबर्टी का जो रेशियो और लिबर्टी का जो एक्सप्लेनेशन है, लिबर्टी का जो वाइड, बहुत वाइड कंसेप्ट में दिया गया, क्योंकि लिबर्टी इज नॉर्मल, नॉट, इट इज नॉट डिफाइन ओनली लिबर्टी बट इट एलोबरेट विद
related to worship, with related to thought, with related to expression of the human being, with related to faith. क्योंकि जो लिबर्टी होता है, ये लिबर्टी एक नॉर्मल लिबर्टी मतलब होता है कि गवर्नमेंट एक इंडिविजुअल से राइट को रिस्ट्रेन ना करे, रोके नहीं, कंट्रोल ना करे। लेकिन ये सिर्फ इतना कहता है। लेकिन जो हमारे इंडियन प्रियम्बल में है, वो वही बहुत वाइड कॉन्सेप्ट कर जाता है। ये करता है कि लिबर्टी ऑफ थॉट भी होना चाहिए, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन भी होना चाहिए, लिबर्टी ऑफ फेथ भी होना चाहिए, लिबर्टी ऑफ बिलीफ भी होना चाहिए, और लिबर्टी ऑफ वर्शिप भी होना चाहिए। ये बतलाता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स कितने एक्सट्रीम और कितने दूर तक सोच रहे थे। तो लिबर्टी मतलब आप क्या समझे कि एक नॉर्मल इंडिविजुअल के राइट को गवर्नमेंट रिस्ट्रेन ना करे, उसे उसे जीने का हक पूरी तरह से दे, उसे एक्सप्रेशन करने को हक दे, उसे बोलने का हक दे, उसे सोचने का हक दे, उसे क्या बिलीफ किस रिलीजन पे वो माने किसे ना माने वो भी मैटर करे, और किससे वर्शिप करे किसे ना करे उसे पूरा छूट दे, गवर्नमेंट किसी को रिस्ट्रेन ना करे। नेक्स्ट कीवर्ड अब है फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी नॉर्मल मतलब होता है सेंस ऑफ ब्रदरहुड। क्योंकि फ्रेटर्निटी इंपॉर्टेंट क्यों है, अगर देखा जाए तो इंडिया में बहुत सारे रिलीजन रहते हैं, बहुत सारे कल्चर रहते हैं, बहुत सारे कास्ट है, बहुत सारे ट्राइब्स हैं, बहुत सारे एक तरह से लैंग्वेजेस हैं कंट्री में। तो तो फ्रेटर्निटी क्यों इंपॉर्टेंट है प्रियम्बल में? फ्रेटर्निटी इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये जितने भी रिलीजन, जितने भी कास्ट, जितने भी लैंग्वेज, लेकिन ये सब अलग हैं, लेकिन जब एक इंडियन का नाम आता है तो सब भाई हो जाते हैं। ये मैटर नहीं करता आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, या आप आंध्र प्रदेश से हैं, या आप बिहार से हैं, या आप झारखंड से हैं, आप सब एज अ इंडियन ब्रदर हैं, भाई हैं, एक हिंदुस्तानी है। इसीलिए फ्रेटर्निटी इज इन द प्रियम्बल, और इट इज़ अ बेसिक फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसीलिए दैट द रीज़न हमारे भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि इट इज़ द डिफ़िकल्ट थिंग टू अचीव। लेकिन हम जानते हैं कि वी इंडियंस कैन डू एनीथिंग। इसीलिए वसुधैव कुटुंबकम मतलब जितने भी वर्ल्ड में लोग हैं सब एक फैमिली है। तो इसीलिए हम एज अ इंडियन हम लोग को हमेशा भाईचारे की तरफ रहना चाहिए, और फ्रेटर्निटी ये बताता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कि हम लोग सब एक हैं। इरिस्पेक्टिव हम मुस्लिम हैं या हिंदू हैं या सिख हैं, इरिस्पेक्टिव हम बिहारी हैं, झारखंडी हैं, कुछ भी है, लेकिन हम सब एक हैं। कॉन्स्टिट्यूशन की नज़र में हम सब एक हैं, और हम लोग एक हमेशा से थे और हैं और रहेंगे। तो अब मुझे लगता है जहाँ तक मैं अभी ऊपर से पढ़ाया हूँ पार्ट 1 पार्ट 2 आपको बहुत अच्छी तरह समझ आया। अगर आपको पार्ट 1 पार्ट 2 में थोड़ी सी भी तकलीफ या कुछ एक्सप्लेनेशन मेरे से गलती हुई तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि आपको ये समझ नहीं आई या आपको कुछ पूछना है तो आप मुझे बता सकते हैं। एट लास्ट अब हम आते हैं इंपॉर्टेंट जजमेंट। याद रखिएगा कि इंपॉर्टेंट जजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप गौर से सुने और गौर से समझें, क्योंकि इंपॉर्टेंट जजमेंट मैक्सिमम क्लैट में पूछा जाता है, पीसीएस-जे में भी पूछा जाता है, फिर यूपीएससी में भी पूछा जाता है, एज वेल एज बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, और या झार जेपीएससी, नॉर्मल स्टेट पीसीएस में भी सवाल आते हैं प्रियम्बल से लेकर कि इंपॉर्टेंट जजमेंट क्या कहते हैं कुछ कुछ चीज़ें को लेकर। जैसे देखते हैं, सबसे पहला जो केस है वो है रे बेरुबरी केस। इस केस में बोला गया था कि प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद गोलकनाथ केसेस आए। गोलकनाथ में भी ये बोला गया कि प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, एज वेल एज इसका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी नहीं किया जा सकता, नॉट सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। लेकिन ये दोनों केसेस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने केशव नंदा भारती केस में 1973 में प्रियम्बल को एक अच्छी तरह से इसके बारे में एक्सप्लेनेशन दिया और इसे बताया, और केशवानंद भारती केस में ये बोला गया कि प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन इसे अमेंड किया जा सकता है। जो गोलकनाथ में बोला गया था कि इट इज़ नॉट सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, लेकिन केशवानंद भारती के केस में ये भी बोला गया कि प्रियम्बल को आप अमेंड कर सकते हैं, लेकिन उसके बेसिक फीचर ऑफ प्रियम्बल को अमेंड नहीं कर सकते हैं, बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं कर सकते हैं। और बेसिक फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। एंड वन मोर थिंग, जो ये 3 केस है, इस 3 केसेस में बेसिकली जो केशवानंद भारती केस है इसमें आप अक्सर याद रखिएगा, और ये सवाल भी आता है कि व्हाट इज द मेजोरिटी जजमेंट इन केशवानंद भारती केस। तो याद रखिए जो रेशियो इन जजमेंट इन केशवानंद भारती केस इज 7:6 रेशियो, और इसके जो चीफ जस्टिस थे वो थे चीफ जस्टिस ए.के. सीकरी। फिलहाल आज के लिए सिर्फ इतना ही प्रियम्बल में। और आपको प्रियम्बल में कुछ भी अगर कुछ मेरे से छूट गया हो, या आपसे कोई भी सवाल हो, या आपको कोई भी डिस्कशन, या आपको कुछ भी लॉ के रिलेटेड कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या मुझे ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।
और मैं आगे भी बनाऊंगा। और मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा बेसिक फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आपको लगता है कि कोई और टॉपिक होना चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू।